हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। बीएससी जूलॉजी के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लायन बैच है ये हमारा। किसी भी टॉपिक को लायन बैच नॉलेज अड्डा के नाम से भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए हम लोग यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले आप कोशिकीय श्वसन को समझिए, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है वो जटिल प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत काफी सारे स्टेप आते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में हो रहा है, हमारे शरीर की सेल में हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है उसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। तो चलिए एक बार ग्लाइकोलिसिस को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ना वो दो भागों से मिल करके बना हुआ है। पहला तो होता है ग्लाइकोस और दूसरा होता है लाइसिस। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पर ना मैं बहुत सारे स्टेप बताऊंगी, बहुत सारे है ना, तो उसको लिखना आप लोगों को जरूरी है, तभी आप लोगों को वो टॉपिक क्या होते जाएगा, साथ साथ याद होते जाएगा। तो देखो ग्लाइकोलिसिस ना दो वर्ड से मिल करके बना है, पहला ग्लाइकोस दूसरा लाइसिस। ग्लाइकोस मतलब स्वीट, मतलब यहाँ पर शुगर को लिया गया है, ग्लूकोज को लिया गया है, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकिंग होना, टूट जाना। स्वाभाविक सी बात है, इसका बहुत ही इजी सा मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना या फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं तो यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। देखिए हम भोजन क्यों करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको एनर्जी मिलता है। तो अब हम जो खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज वगैरह है, जब तक उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हमको एनर्जी कैसे मिलेगा। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है गाइस तो वहां से ऊर्जा उत्पन्न होता है, वहां से एनर्जी उत्पन्न होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो यही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। बहुत सारी बातें हैं ग्लाइकोलिसिस में जिसको मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अचानक से टूट गए। इसके अंतर्गत काफी सारे स्टेप होते हैं, काफी सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती है, उसी चीज को हम लोग ग्लाइकोलिसिस में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर C6H12O6। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल जब पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, देखो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है C3H4O3, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। मतलब यहाँ पर जो ग्लूकोज के कार्बन के जो 6 जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम में टूट रहे हैं, 3 कार्बन एटम में टूट जा रहे हैं। पहले यहाँ पर देखिए ग्लूकोज में C6 है और यहाँ पे देखिए C3 है। तो यहाँ पे फर्क आप लोगों को समझ में आया कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उनका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें, पायरुविक एसिड में। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, इनके बीच में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म है, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर यूज होते हैं, क्या क्या रिलीज होता है, कितना एटीपी बनता है, कितना एडीपी बनता है, कितना ऊर्जा मुक्त होता है, वो सभी चीजों को मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आई थिंक अभी तक आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हम लोग ग्लाइकोलिसिस में क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल है, ग्लूकोज का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूटना, यही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। चलिए इसका डिस्कवरी देख लेते हैं। इनका जो डिस्कवरी है, ग्लाइकोलिसिस की जो डिस्कवरी है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। जर्मनी के 3 वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया। नाम देखिए यहाँ पर क्या क्या है, सॉरी आप लोग नोट करते जाइए। नाम देखें यहाँ पे क्या क्या है, एमडेन, मेयरहॉफ और परनास। तो इनके नाम के आधार पर देखो EMP, तो इसे EMP पैथवे भी कहा जाता है। अब ये पैथवे, क्योंकि देखो आगे मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगी, है ना, लंबा चार्ट दिखाऊंगी जिसमें पूरा स्टेप को बताया गया है। चलिए वो चार्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड और भी सवाल है जो मन में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो किस टाइप के प्राणियों में होता है। तो देखो ग्लाइकोलिसिस ना हर टाइप के प्राणियों में होता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो किसी टाइप के जीव हो, चाहे वो कहीं भी रहते हो, चाहे वो पानी में रहते हो, चाहे वो हवा में रहते हो, चाहे वो थल में रहते हो, चाहे वो जमीन के अंदर रहते हो, हर प्रकार के जीवों में ग्लाइकोलिसिस होता है भाई, क्योंकि सभी को
अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जीविका को कंप्लीट करने के लिए उनको एनर्जी की तो आवश्यकता होगी ना, उनके शरीर में जो भी ग्लूकोज है उनका ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा। तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है वो सभी जीवों में होता है। सेकंड क्वेश्चन 1 में ये आता है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है, क्या इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्या इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है? तो देखो, ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो ही हो, अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगा तो भी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम रेस्पिरेशन के टाइप के बारे में बताया था, एनारोबिक और एरोबिक। तो जगह मतलब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है ना, तो दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में जो ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला सवाल ये है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? मानते हैं हम सेल में होता है, ऑफ कोर्स सेलुलर रेस्पिरेशन है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में ही होगा, है ना ग्लाइकोलिसिस, लेकिन कोशिका में कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पर, ये हमारे शरीर की कोशिका है, यहाँ पे रफली डायग्राम बना रही हूँ मैं। ये मान लीजिए हमारे शरीर की कोशिका है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, किसी भी टाइप के सेल में, है ना। और ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है ना। तो जो हमारा सेल है, जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला हिस्सा कोशिका द्रव्य, जिसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। तो जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है ना, वो इसी साइटोप्लाज्म में होता है। याद रखना आप लोग, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को सेल में कहाँ पर होती है? तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलिए अब मैं वो चार्ट को आप लोगों को दिखा देती हूँ, है ना। सो गाइस, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में निकाला हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो, जो जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है वो हिंदी में भी देख सकते हो, है ना। खैर डोंट वरी, अगर आपको डायग्राम उतने भी क्लियर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं आप लोगों को जैसे नोट्स का स्क्रीनशॉट देती है ना, उसी समय ये चार्ट भी दे दूंगी। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे बट ये चार्ट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चार्ट नहीं बनाओगे ना तो फिर मे भी आपका 2-3 नंबर वहां पर कट जाए। तो इस चार्ट की प्रैक्टिस आप लोगों को करना ही करना है, चाहे आप इंग्लिश में करो या हिंदी में, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे चलकर सब चीज आपका इंग्लिश ही होने वाला है ना। चलिए मैं इसको एक एक स्टेप को मैं आप लोगों को नोट कर करके लिख के बताते जाऊंगी, और अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना तो मैं जब स्टेप बताते जाऊंगी तो उसको आप मैच करते जाना, तो फिर क्या ये चार्ट भी आप लोगों को समझ में आते जाएगा। ठीक है गाइस। सो गाइस, ग्लाइकोलिसिस का सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? बहुत इजी है। जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है ना, उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उनमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है एंजाइम वो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ये क्रिया जो है वो पूर्ण होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। बट आखिर ये कैसे होता है? देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसमें कौन सा ग्रुप आकर के जुड़ जाता है? फॉस्फेट ग्रुप। जी हाँ, फॉस्फेट ग्रुप आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ग्लूकोज में आकर के जुड़ते हैं तो उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वो जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, जो एटीपी होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? एडीपी में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये डाइफॉस्फेट मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 3 है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 2 है। तो ये जो प्रक्रिया है वो हमारे स्टेप नंबर 1 में होता है। तो आप लोग नोट कर लिए, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है पहले स्टेप में। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है? हेक्सोकाइनेज। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लूकोज के साथ आकर के जुड़ जा रहे हैं। चलिए इस आगे स्टेप 2 हम लोग देख लेते हैं। वैसे मैं चार्ट में भी इस चीज को आप लोगों को बता सकती थी, लेकिन उसमें क्या क्लियर नहीं दिख रहा है, बार बार मुझे जूम करना पड़ेगा, तो मैं सोची अलग से आप लोगों को लिख कर बताती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिले। तो आप लोग भी इसको नोट करते जाना, है ना। स्टेप 2 में तो लास्ट टाइम हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या बना था? देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बना था? हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा गाइस? जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किसमें चेंज हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रक्टोज
6 फॉस्फेट में। देखना, ध्यान रखना, ये जो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, मतलब एक दूसरे के समावयवी है ना। तो यहाँ पर जो फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उनके आइसोमर में चेंज कर देते हैं। जो भी मैं पॉइंट बताते जा रही हूँ उसको आपको लिखते जाना है, और वीडियो के लास्ट में नोट्स मैं दे दूंगी जिसमें आप लोगों को ये जो भी एक्सप्लेनेशन मैं की हूँ वो पूरा आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो सेकंड स्टेप समझ में आ गया, बहुत इजी है। ग्लूकोज 6 किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब हमारा लास्ट प्रोडक्ट बना हुआ है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आगे थर्ड स्टेप हमारा स्टार्ट हो रहा है। थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, यहाँ पर जो फिर से एटीपी का जो एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, एटीपी का एक जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है वो इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना लेते हैं। और जो एटीपी रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एटीपी के जो 3 फॉस्फेट ग्रुप थे वो एक ग्रुप तो इधर आकर के जुड़ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एडीपी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। आया समझ में। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। तो देखो गाइस, ये स्टेप कितना लंबा चलेगा, ये 10 स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और स्टेप के लास्ट में हमारा क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड बनेगा। ठीक, तो तीनों स्टेप समझ में आ गया। अब याद रखना, थर्ड स्टेप में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना था वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था। अब आगे हम लोग फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। चलिए इस आगे के स्टेप देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 लास्ट टाइम हमारा बना था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या होगा, एल्डोज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पर देखो एल्डोलेज एंजाइम, तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में जो आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो किसमें चेंज हो जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि अभी तक तो सब एक आ रहा था, अब अचानक यहाँ पर 2 कैसे आ गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है गाइस, जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जब एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आप 2 प्रोडक्ट देख रहे हो वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। आया क्लियर वो समझ में, कभी ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाते हैं, कभी ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाते हैं। मींस ये एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं, कभी ये कुछ अलग दिखता है, कभी ये कुछ अलग दिखता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो। ये जो आपका फोर्थ स्टेप है ना, उसमें आप लोग 2 एल्डोलेज एंजाइम को आप जो है वो प्रदर्शित करना, और इस टाइप से आप लोग बना सकते हो, है ना, इस टाइप से आप लोगों को बनाना है। तो आगे का जो स्टेप आएगा उसमें हम लोग 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को जो है वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो जो मैंने चार्ट बनाया था ना, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, वहां पे भी आप लोग इसको पूरा देख सकते हो। चलिए आगे हम लोग स्टेप नंबर 5 में आते हैं। अब लास्ट टाइम हमारा देखो क्या बना हुआ था, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना था। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो फास्फोरिक एसिड, यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। 2H3PO4 के प्रेजेंस में ये जो आपका 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका 5वां स्टेप है। चाहो तो अगर जो इंग्लिश है वो ज्यादा टफ जा रहा है तो आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको करना है, हिंदी में भी आप लोग इसको नोट कर सकते हो। तो लास्ट में स्टेप नंबर 5 में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है वो है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सो चलिए गाइस, अब हम लोग स्टेप 6 देख लेते हैं। स्टेप 6 में लास्ट टाइम हमारा बना था स्टेप 5 में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, देखिए जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो कौन से एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिससे वो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसमें रूपांतरित हो जाता है। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये NAD-NADH2 क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, जब ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो एंजाइम जब इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उस समय क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या कहा मैंने, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बाहर
निकल जाते हैं, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और किसके साथ जुड़ जाते हैं, इस NAD के साथ। अब ये NAD क्या है, NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो आपका NAD है उसके साथ ये 1,3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंस में जो है वो NAD के साथ मिल करके क्या बना लेते हैं, 2NADH2 का मॉलिक्यूल ये फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाते हैं 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड में, और जो 2NAD है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना। तो याद रखना यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से, ठीक है गाइस। स्टेप 6 आप लोगों को समझ आ गया। चलिए स्टेप 7 आते हैं हम लोग। स्टेप 6 में लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड, ठीक। अब चलिए स्टेप 7 हम लोग का आता है, नोट करते जा रहे हो आप लोग। चलिए यहाँ पर देखो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो ADP होता है जैसे ही वो एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, ये हमारा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्या कहा मैंने, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप निकल करके किससे जुड़ जाता है, इस ADP से जुड़ जाता है। ADP के पास अभी कितने फॉस्फेट ग्रुप है, 2 है ना, डाइफॉस्फेट है। जैसे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप निकला है कहाँ से, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड से। क्यों, इस एंजाइम के प्रेजेंस में, और फिर ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बनकर रेडी हो चुका है। आया समझ में आप लोगों को स्टेप 7। याद रखना स्टेप 7 में लास्ट प्रोडक्ट हमारा ये बना था। चलिए स्टेप 8 भी हम लोग देख लेते हैं। 8 में देखते हैं, लास्ट टाइम हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ था। तो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसैरोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2-फॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड में। यहाँ पे देखो 3 है, सिंपली ये 2-फॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ज्यादा हार्ड स्टेप नहीं है, बहुत इजी सही है, केवल एंजाइम वगैरह का नाम याद कर लेना है आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग स्टेप 9। स्टेप 9 में हमारा लास्ट प्रोडक्ट क्या बना हुआ था, 2-फॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड बना हुआ था। कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है, इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर का एक मॉलिक्यूल ये क्या करते हैं, निकाल देते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है, देन हमारा बन जाता है 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, है ना। बहुत लास्ट स्टेप में आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड अब फॉर्म होने ही वाला है। चलिए अब इसमें लास्ट स्टेप में देखो क्या होता है, ये जो हमारा 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बना है ना, वो सिंपली क्या करते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप को किसको दे देते हैं, ADP को दे देते हैं। किसके प्रेजेंस में, पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ये अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ADP को दे देते हैं, और ये ATP के 2 मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो करके पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। कौन, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम पाइरुविक एसिड, तो मैं शुरू में ही बताई थी गाइस कि ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाते हैं। पाइरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और जो ग्लूकोज था वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, है ना, 6 कार्बन वाला कंपाउंड था। तो आ गया समझ आप लोगों को। तो ये आपका पूरा जो प्रोसेस है जिसमें 10 स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाई थी ना, वो भी मैं लास्ट में दे दूंगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। और वो डायग्राम को जो चार्ट है, सॉरी डायग्राम नहीं, जो चार्ट है वो आप लोग एग्जाम में ज़रूर बनाना। और जो भी रिएक्शन आप लोग लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में भी लिखना है कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। जो भी मैं आप लोगों को बताई वो पूरा आप लोगों को नोट करना है। वैसे मैंने नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
आई होप गाइस आज का जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्रेब्स साइकिल, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी, है ना। एंड इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।